हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है जो नेक्स्ट सीटेट का आपका एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विकास डैश, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास के अधोगामी का सिद्धांत, प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है। यानी पहले आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, पहले उसका विकास होता है, फिर हृदय का विकास होता है, बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है ना। तो केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसे क्या कहते हैं, विकास के अधोगामी का सिद्धांत, प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट दे रखा है। नेक्स्ट है नीचे से ऊपर की ओर होता है। नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है ना, जिसे हम लोग शीर्षगामी का सिद्धांत भी कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ अगर दे तो आपका वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक आयामी होता है ना, ये भी बात जो है आपकी यहाँ पर गलत है। विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जैसे कि हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है। कई आयाम होते हैं विकास के, बट यहाँ पर दे रखा है एक आयामी होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका कटेगा। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। नहीं, देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट भी हम पे इफेक्ट डालता है और जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो हमारी आनुवंशिकता होती है वो भी, है ना। बट इसमें दे रखा है पर्यावरणीय कारकों का कोई पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कटेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है। देखिए अधोगामी और शीर्षगामी जो विकास के सिद्धांत है, इनसे आपके एग्जाम में जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। शीर्षगामी यानी सिर से जो है विकास कैसे होगा, पैर की तरफ। और अगर आपसे पूछे अधोगामी यानी जो डेवलपमेंट कैसे होगा, जो है केंद्र से बाहर की तरफ, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कथन और अजशन वाला, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा पूछे जाने लगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, जो कथन है आपका गलत दे रखा है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है, जिसमें कि बच्चे नई चीज़ें सीखता है, नई चीज़ों के बारे में जानता है, बट ये रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है ना। बट यहाँ पर दे रखा है मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है, तो इसलिए ये क्या है आपका गलत दे रखा है। अगर रीजन की बात करें, तर्क की बात करें, तो मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो मानव होता है वो क्या करता है, निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो ये बात भी आपके यहाँ पर गलत दे रखी है, यानी ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है। देखिए फर्स्ट में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, नहीं दोनों गलत है, ठीक है। ए और आर क्या है, दोनों ही गलत है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो स्टेज शो होते हैं बच्चों के, उसमें बच्चे क्या करते हैं, शो करते हैं, उसके बाद में जो जज होते हैं वो टिप्पणी करते हैं। तो इसी तरीके की जो चीज़ें एक बच्ची यहाँ पर जो है अपने साथियों के साथ में कर रही है, तो वो क्या कर रही है, मीडिया के थ्रू चीज़ों को सीख रही है। यानी जो मीडिया होता है वो क्या होता है, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। और वही चीज़ आपकी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों के समाजीकरण में मीडिया क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है दोनों प्रकार के इफेक्ट डालती है। देखिए जो मीडिया होती है ये समाजीकरण का द्वितीय कारक होती है। देखिए जो समाजीकरण होता है इसके बेसिकली 2 कारक होते हैं, एक आपका होता है प्राथमिक कारक और दूसरा क्या होता है आपका द्वितीय कारक। देखिए प्राथमिक कारक का आपका क्या होता है, जिसमें कि बच्चा सबसे पहले चीज़ों को सीखता है। जैसे कि जो बच्चा होता है वो जन्म कहाँ लेगा, परिवार के अंदर, है ना। तो परिवार के थ्रू ही जो है वो चीज़ों को सीखता है। परिवार क्या है, समाज का एक छोटा वर्जन ही तो है ना। तो सबसे पहले जो है बच्चा कहाँ से चीज़ों को सीखता है, परिवार से। तो इसलिए परिवार आपका क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है समाजीकरण का, है ना। उसके बाद जो है बच्चा अपने स्कूल से सीखता है, मीडिया के थ्रू सीखता है, धर्म से सीखता है, संस्कृति से सीखता है अपने, तो वो सारे क्या होते हैं आपके द्वितीय कारक होते हैं। आपसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है, द्वितीय कारक क्या है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन था थर्ड वाला था। धार्मिक संस्था की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई। ये परिवार क्या होता है आपके जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, बट यहाँ पर परिवार के बारे में नहीं पूछ रखा था। विद्यालय भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जीन पियाजे जिन्होंने की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये 4 स्टेजेस की बात करते हैं ना, जिसको कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता रखा है, बट इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। देखिए जो संवेदीय पेशी अवस्था होती है यानी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि आपकी 0 से 2 साल तक होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल तक होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 7 से 11 साल होती है यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 एवं होती है ना। अब देखिए जो बच्चा होता है वो चीज़ों को क्रम में किस एज में लगाता है, पियाजे की 3rd स्टेज में, जो कि 7 से 11 साल तक होती है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो यहाँ पर आपका 3rd वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बेसिकली 3 चीज़ें बच्चा कर लेता है, क्लासिफिकेशन यानी चीज़ों को वर्गीकृत कर लेगा, कंजर्वेशन यानी संरक्षित कर लेगा चीज़ों को, और एक होता है आपका सीरिएशन, वो चीज़ों को क्रम में लगा लेता है व्यवस्थित, ठीक है। तो इसलिए आपको 3 चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है अगर आपसे जो है पूछे कि क्रम में लगा लेता है, संरक्षण कर लेता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, तो आपको एक ही ऑप्शन पर टिक करना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो पियाजे की 3rd स्टेज में जो है बच्चा होगा, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पर बच्चा होगा, तो आपका 3rd ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश का उदाहरण है। देखिए जो ले वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को खुद सीख सकता है, ठीक है, बट जब उसको कहीं पर कठिनाई जो है समझ में आ रही है या फिर कहीं पर जो उसको समस्या हो रही है, तो एक अध्यापिका के रूप में क्या करना चाहिए, उसे थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करा देनी चाहिए, ठीक है, उसे संकेत दे देना चाहिए, किसी तरीके का जो है उसे इशारा दे देना चाहिए। इसी चीज़ को जो है ये क्या कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में जो है आपको अजीब अजीब कई तरीके के नाम देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश में एक वर्ड याद कर लीजिएगा, स्कैफ होल्डिंग, है ना। अब देखिए शिक्षिका जो है क्या कर रही है, जब बच्चों को समस्या जो है हो रही है तो वो क्या कर रही है, थोड़ी सी उसे संकेत या फिर जो है आधे सुलझे उदाहरण उसको दे दे रही है, ताकि जो बच्चा है वो खुद चीज़ों को सीख सके, है ना। तो इसी चीज़ को जो है ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, स्कैफ होल्डिंग कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, ढांचा कहते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑप्शन राइट है। परिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्यापन, ये सारी चीज़ों की बात जो है ले वाइगोस्की नहीं करते, तो बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर दे रखा है आपका, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो क्या है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है, ले वाइगोस्की ने कहा है ना, क्योंकि ये समाज के थ्रू सीखने की बात करते हैं, ठीक है, बच्चा जो है चर्चा करके संवाद करके चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इवान पॉलो ने ये चीज़ नहीं कही है, बीएफ स्किनर भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन आपसे यहाँ से कटेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये जो है आपका 20 अगस्त को बना, ठीक है, और उसके बाद में जो 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपको उसमें पूछ लिया था। अब देखिए क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि, देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, है ना, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और जो इनकी सिद्धांत की आलोचना है वो किस लिए हुई, क्योंकि इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों के प्रोस्पेक्टिव को ही ध्यान में दिया, ठीक है। तो इसलिए जो है इनके सिद्धांत की आलोचना हुई, और जो इनके सिद्धांत की आलोचना है वो की किसने, इनकी ही शिष्या कैरोल ग्रिगन ने जो है की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही है, इन्होंने जो है नारियों के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान ही नहीं दिया। इनके जो सिद्धांत है वो क्या है, जेंडर बायस है ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों का जो पक्ष होता है उसी को ध्यान में रख करके अपनी थ्योरी को बनाई। तो इसलिए आपकी ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही दे रखा है। उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया, नहीं, इन्होंने जो इनकी थ्योरी थी वो पियाजे के नैतिक सिद्धांत से ही प्रेरित थी, है ना। तो ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखा है। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, देखिए ये बात भी आपके यहाँ पर गलत दे रखा है। उन्होंने बच्चों पर कोई
अनुसंधान कार्य नहीं किया। नहीं, ये बात जो है आपके यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर थे जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ये क्या कहते हैं, जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है ना। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें जो है 8 टाइप आपका गिवन है, तो एनसीईआरटी ही जो है ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि उसी को ध्यान में रख करके जो है आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है संगीतमय, हाँ, जो हार्वर्ड गार्डनर है ये संगीतमय बुद्धि की बात करते हैं, भाषाई बुद्धि की बात करते हैं, और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि की भी बात करते हैं, बट व्यवहारिक बुद्धि की जो है ये बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। देखिए, जो प्रगतिशील कक्षा होती है ना, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसमें क्या होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विविध स्पष्टीकरण, हाँ, ये बात आपकी जो है सही दे रखी है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हमें क्या करना चाहिए, उसे अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जो है सेम नहीं होते, उनके विचार जो है अलग होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, तो इसलिए हमें जो है उन्हें विविध स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। रट कर याद करना और शब्द पुनरावृत्ति नहीं, रोड मेमोराइजेशन, ठीक है, हमें रोड लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना, ये आपकी एनईपी भी कहती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम भी कहता है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। पुरस्कार और दंड देना, देखिए हमें बच्चों को पुरस्कार नहीं देना है, ना ही दंड देना है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ या तो पुरस्कार पाने के लिए वो कार्य करने लगेगा, या फिर जो है दंड से बचने के लिए वो कार्य करेगा, तो ये भी आपका गलत है। बार बार वेधन और अभ्यास, देखिए ड्रिल कराना, प्रैक्टिस कराना, तो एक तरीके से ये आपका रोड मेमोराइजेशन ही हो गया। ठीक है, तो ये इस चीज़ों को हमें बच्चों में बढ़ावा नहीं देना है, हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे, है ना, तो ये आपका भी गलत हो गया। यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में से कि आप लोगों ने अक्सर जो है अपने घरों में देखा होगा, जो माता होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, और जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर जा करके काम करेंगे, ठीक है, किसी उपकरण को ठीक करेंगे। बट एक बच्चा है जो कि देखता है, जो उसकी मम्मी है वो किसी उपकरण को ठीक कर रही है, बाहर जाके जॉब कर रही है, और जो उसके पापा है वो क्या कर रहे हैं, बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। तो जो बच्चा देखेगा वही चीज़ तो उसके अंदर जो है डेवलप होगी, यानी जो समाज की रूढ़ियाँ फैली हुई हैं कि महिलाएं ही जो है बच्चों की देखभाल करेंगी, खाना बनाएंगी, और पुरुष जाके बाहर काम करेंगे, इन चीज़ों से क्या होगा, वो बच्चा दूर रहेगा, यानी उसके अंदर जो है कम संभावना होगी कि जो समाज के द्वारा परंपराएं बनाई गई है, रूढ़ियाँ बनाई गई है, वो उसके अंदर डेवलप हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करें, हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिक संभावना है कि वे जेंडर पृथक्करण का पालन करें, देखिए पृथक्करण की तो आपकी यहाँ पर बात ही नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, अधिक संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का पालन करें, नहीं, अधिक संभावना नहीं है, कम संभावना है। ठीक है, अधिक संभावना तब होती जबकि फिर से जो है, जो उसकी मम्मी होती वो घर का काम करती, उसके पिता जो है बाहर जाते, तो वो जो समाज में चली परंपराएं चली आ रही है वो उन्हीं का पालन करते हैं ना, तो बच्चा उन्हीं चीज़ को देखता है, तो फिर से जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को बढ़ावा मिलता, तो ये तो यहाँ पर चीज़ हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन भी आपका कटेगा। कम संभावना है कि वे समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध हो, नहीं, कम संभावना नहीं, अधिक संभावना है। ठीक है, अधिक संभावना है कि जो समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता है वो उसके क्या होगा, विरुद्ध खड़ा होगा, है ना, तो यहाँ पर दे रखा है कम है, तो ये लिए इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, देखिए विद्यार्थी को तनाव नहीं देना है, डर नहीं उत्पन्न करना है, हमें
उस तरीके का इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करना है जिसमें बच्चा खुद चीज़ों को सीखे। यही आपकी क्या कहती है, एनईपी कहती है। हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करनी है, बाल केंद्र शिक्षा जो है प्रोवाइड करनी है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पहले ही नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जहाँ पर भी आपका वो ऑप्शन आपका यहाँ से खटेगा। तो हमें ऑप्शन जो है खुद मिल गया, ठीक है। बी सी डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, हमें बाकी के ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप जो है इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों में जो है ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जो है अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। यहाँ पर बी दे रखा है अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को दोहराना। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, हाँ ये बात भी जो है आपकी एनईपी करती है। तो आपकी तीनों बातें जो है आपकी सही दे रखी है ना। तो आपका बी सी डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग। देखिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग नहीं करना है, हमें फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या चाहिए, ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पर सही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो बच्चा उसके अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अधिगम गतियों और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है सभी विद्यार्थियों में अधिगम की निम्न अपेक्षाएं। देखिए हमें बच्चे से निम्न अपेक्षाएं नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है। हर बच्चा क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत है। सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी बात जो है आपकी यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। हमें प्रत्येक बच्चे को जो है ध्यान में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके उच्च अंक लाने वाले अभ्यर्थी पर जो है ध्यान नहीं देना है। ये क्या होता है आपका गलत होता है। तो ये जो है तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कथन आपका आदर्शन अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। हाँ ये जो है आपके यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। जो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से चीज़ों को जोड़ के उसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो आपकी एनईपी भी यही कहती है, आरटी भी यही कहती है कि हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान से चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना चाहिए। तो ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, नहीं, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रेखीय तरीके से नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, यानी ए और आर दोनों सही। देखिए ए और आर दोनों तो सही नहीं है आपके यहाँ पर, ठीक है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ए सही है लेकिन आर गलत है ना। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीडीएफ को तैयार करने में, क्योंकि अलग अलग जगह से जो है मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेती हूँ। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन में आप सभी को पता है जो आपका लेवल है वो हाई हो चुका है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जहाँ से अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से घुमा करके पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को जो है मैंने अलग अलग जो है क्लासेज जो आपको कराई हैं उसमें ले रखा है। क्योंकि देखिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को यहाँ पर आपका कवर कराना है। और आप सभी को पता है पेपर 1 और पेपर 2 की जो सीडीपी होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है ना। बट फिर भी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन पहले इजी आते थे, फिर उन्हीं क्वेश्चनों को जो घुमा करके पूछा हुआ है, तो उन दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रही हूँ ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, है ना। तो इसलिए जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको सीरियल में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग जो है शिफ्ट से मैंने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो आपके 2018 वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि 2011-12 के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट अभी जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बहुत घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं दोनों टाइप के, ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा ईजी वे में करा रही हूँ, फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा जो आपके एग्जाम में हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने उनको ऐड करके यहाँ पर करा रही हूँ। तो इसलिए जो है आपके क्वेश्चन को सीक्वेंस जो है थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलेगा। बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो है खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइएगा, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कमेंट करते हैं कि जो इस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है पीडीएफ को एक बार खुद से इन क्वेश्चनों को लगाइएगा, है ना। और जो है
प्रॉपर चारों ऑप्शन को एनालिसिस कीजिएगा कि ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। हालांकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें कराई ही हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर जो है आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और जो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। अपने सीटेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तभी जब आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ जो आपके कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।